नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाज़िर हूँ। जैसे कि मैंने वादा किया था, मैं वापस आऊँगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वीडियो लेके, जो एसएससी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, है ना। वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज हम इस पीडीएफ में करने वाले हैं। मैंने इन सबको हैंड रिटन नोट्स में उतारे हैं। बहुत जल्दी मैंने अभी रिक्वेस्ट भी डाला हूँ एक इंस्टीट्यूशन को, है ना। बहुत ही जल्दी हम स्मार्ट बोर्ड भी जब मेरे को डिलीवर होएगा, जब मुझे मिलेगा, तो हम स्मार्ट बोर्ड में से भी क्लास करेंगे, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप अभी जो मोबाइल फ़ोन से मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो के देख रहे हैं, वो भी एक साइंस का ही देन है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी लगा के इंसानों ने बना दिया, है ना। और आप खुद के अंदर देखिए, आप खुद भी एक साइंस है। साइंस के बिना ना कुछ नहीं है इस दुनिया में। और टेक्नोलॉजी लगा दोगे तो साइंस में जैसे दाल में तड़का लग जाती है ना, वैसे ही साइंस में तड़का लग जाती है। जब किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी तो पहले से ही थी, वो एक साइंस थी। अब उसमें जब टेक्नोलॉजी आ गई तो इंसानों ने घर में बत्ती चलाना शुरू कर दिया, टेक्नोलॉजी लगा के टेलीविज़न चलाना शुरू कर दिया, है ना। टेलीविज़न बन गया टेक्नोलॉजी यूज़ करके। तो ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिफरेंस। तो आपके अंदर भी आप कौन हो? आप एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हो, एक डिवाइस हो। इंस्ट्रूमेंट नहीं हो, सॉरी, आप एक साइंटिफिक डिवाइस हो, है ना। एक बायोलॉजिकल डिवाइस हो आप। तो आपको किसने इंजीनियर किया? आपका टेक्नीशियन कौन है, ये अभी तक हमको नहीं पता, है ना। टेक्नीशियन कौन है? आमतौर पे लोग तो बोलते हैं कि भगवान है, लेकिन भगवान हमको नहीं पता। हम तो बस इतना जानते हैं कि आपके जो पेरेंट्स है वही आपके टेक्नीशियन है ना। तो अब लेकिन आपके पेरेंट्स के टेक्नीशियन कौन है? ग्रैंड पेरेंट्स है। लेकिन बाद में जाके सबसे पुराने वाले हम पढ़ेंगे तो बिग बैंग थ्योरी वगैरह मिलती है, लेकिन इसका थ्योरी उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, अब मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिख रही है मैत्री, ठीक है। ये मैत्री कोई लड़की की नाम नहीं है, ये खतरनाक चीज़ है मैत्री। एक्चुअल में खतरनाक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि है ही खतरनाक जगह पे, अंटार्कटिका पे है ना। ये एक रिसर्च स्टेशन है, इंडिया का परमानेंट सेकंड रिसर्च स्टेशन है। सेकंड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसके पहले, मैत्री के पहले भी एक और रिसर्च स्टेशन हुआ करता था। रिसर्च स्टेशन ये इसी जगह पे अंटार्कटिका पे ही हुआ करता था, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी के कारण वो कोलैप्स हो गया, ठीक है। वो कोलैप्स होने के बाद फिर एक नया रिसर्च स्टेशन मैत्री, इसको हम बाद में डिटेल में दिखेंगे, नीचे आएगा वो सारे, है ना। तो अभी बस इतना ही याद रख लो कि मैत्री एक रिसर्च स्टेशन है जो कि अंटार्कटिका में है। फिर आप दूसरे पोलर रीजन के साथ कंफ्यूज मत कर देना, है ना। अंतर का टीका याद कर लेना। मैत्री यानी अंतर का टीका। आंख बंद करो, अंदर देखो, अंदर में टीका है ना। अगर आपको किसी टीका नाम की लड़की से कभी प्यार हुई होगी ना, तभी अच्छे से समझ में आएगी ये है। अब दूसरी बात करते हैं हम। तो इंडिया बिकेम फोर्थ कंट्री बाय लॉन्चिंग ह्यूमन इनटू स्पेस इन जैन 2020। ये जैन 2020 तो ऐसे बस लिखा हुआ ही है, लेकिन कोविड के कारण ये सब पोस्टपोन्ड हुआ, ठीक है। गगनयान एक प्रोग्राम चलाए थे। तो सबसे पहले लंच किसने किया था स्पेस पे ह्यूमन को? ये रशिया ने किया था। तो हमारे जो इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स थे, उन्होंने भी रशिया से ही ट्रेनिंग लेके आए थे। लंच होने वाले थे, अभी पोस्टपोन्ड हुआ है, अभी 2022 में होना है ना। और सेकंड कौन था जो जिसने ह्यूमन को लंच किया अपने स्पेस में? वो था यूएस। फिर उसके बाद थर्ड था चाइना, अभी फोर्थ हमारे भारत माता होने वाली है, ठीक है। अब पायलट प्रोजेक्ट फॉर मॉडर्न कोच फैक्ट्री। अब देखो, ये पायलट प्रोजेक्ट क्या है? जो एरोप्लेन उड़ाते हैं वो पायलट नहीं है ये, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है ना जो आप पहले करोगे, मतलब टेस्ट प्रोजेक्ट भी कह सकते हो, ठीक है। आपको पता नहीं है कि वो प्रोजेक्ट सक्सेस होगी या फेलियर होगी, है ना। तो आप उसको बस एक टेस्ट ही कर रहे हो। तो पायलट प्रोजेक्ट का मतलब वो होता है, कोई सीरियस प्रोजेक्ट नहीं होता। मतलब वहाँ पे काम करने वाले बंदे तो सीरियस होंगे, लेकिन आपको पता नहीं है वो फेल करेगी पास करेगी, बस स्टार्टिंग का है, ठीक है। तो हमने भी चलाए थे पायलट प्रोजेक्ट जब हम कॉलेज में थे। तो अर्न वैल्यू लर्न नाम का बहुत सारे हमने ऐसे प्रोग्राम्स चलाए थे बायोटेक डिपार्टमेंट में ना, लेकिन सारे के सारे फेल्योर हो गए, क्योंकि मैं कभी सीरियस था ही नहीं वहाँ पे। टीम लीडर होके भी कभी सीरियस नहीं था, तो बाकी क्या करेंगे, है ना। ये वही बात होगी। फिर आप इंडस्ट्री 4.0, जब ये मॉडर्न कोच फैक्ट्री की बात करो ना, अभी कौन सी रिवोल्यूशन चल रही है? अभी आईटी रिवोल्यूशन चल रही है।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन है ना। तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री, इंडस्ट्री 4.0, इस टाइप के नाम सुनते ही आपके दिमाग में किक इन करना चाहिए। क्या किक इन करना चाहिए? कंप्यूटर एंड साइबर रिलेटेड थिंग्स, ठीक है। तो ये साइबर फिजिकल सिस्टम है एक, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज आपके IIT कानपुर, ये 3 इंस्टीट्यूशंस मिलके इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, ठीक है। ये साइबर रिलेटेड प्रोजेक्ट है। इंडस्ट्री 4.0 भी बोल सकते हो, इंडस्ट्री 1 नहीं है, 2.0 नहीं है, 3.0 भी नहीं, इंडस्ट्री 4.0 है। 4.0 याद रखना है नंबर, इंडस्ट्री 4.0। ये पायलट प्रोजेक्ट है मॉडर्न कोच फैक्ट्री का, ठीक है। साइबर फिजिकल सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ये मिनिस्ट्री ज़रूरी है, ये पूछा जा चुका है मिनिस्ट्री कौन सी, IIT मिले हैं इसमें, ठीक है। IIT कानपुर है, कानपुर याद रख लेना है। कानपुर, कानों से जो सुन रहे हो ना वही चला रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट फॉर मॉडर्न कोच फैक्ट्री, इंडस्ट्री 4.0, साइबर फिजिकल सिस्टम, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी है, ठीक है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो भारत में टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट आज के डेट में ना टोटल 7 पावर प्लांट है। बाद में हम इसको डिटेल्स में देखेंगे कहाँ कहाँ पे है। अभी बस इतना ही याद कर लो कि जो न्यूएस्ट आपका पावर प्लांट है ना वही सबसे बड़ा, वही सबसे लार्जेस्ट पावर प्लांट है। और वो कौन है? ये है कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट है, तमिलनाडु में है। और इसको जब ये जब बन रहा था तभी हंगामा भी हुआ था, वहाँ के पब्लिकों ने हंगामा कर दिए थे कि ये न्यूक्लियर प्लांट है तो हमको सुरक्षा होगी नहीं होगी इसके रिलेटिंग, ठीक है। अब इंडिया में टोटल ना 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये नंबर आपको, ये फिगर याद रखनी है। इंडिया में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं? इंडिया में टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और टोटल 7 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। लार्जेस्ट एंड न्यूएस्ट कुंदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट है। अभी बस इतना ही याद रख लो, बाद में आएंगे फिर से। अब क्यूरियोसिटी रोवर की बात करें तो नाम सुनते ही बहुत ही क्यूरियस है ना, एक रोवर है लेकिन क्यूरियस है, क्यूरियोसिटी वाला रोवर। तो अभी इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड कौन सी प्लानट को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस है? ऑब्वियसली मार्स को लेकर क्यूरियस है, क्योंकि मार्स पे हमारे इलन मस्क जी वहाँ पे अपना ही प्लानट बनाना चाहते हैं। वहाँ पे ह्यूमन को एक्सपोर्ट नहीं, ह्यूमन को लेके जाना चाहते हैं, वहाँ पे अपना घर बनाना चाहते हैं ना। तो वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं वो टेस्ला के CEO। तो क्यूरियोसिटी रोवर, ये सुनते ही आपके दिमाग में, आपके मन में एक क्यूरियस प्लानट छप जानी चाहिए, क्लिक इन करनी चाहिए, और वो प्लैनेट है मार्स, ठीक है। लॉन्च्ड फ्रॉम, ये कहाँ से, किसने लॉन्च किया था? सबसे पहले तो ये जान लो, ये नासा ने लॉन्च किया था ये क्यूरियोसिटी रोवर। और ये कहाँ से लॉन्च किया था ये याद करना ज़रूरी है, कहाँ से लॉन्च किया था। ये ऐसे ही आपके मज़े के लिए नहीं ना लिखा हुआ है यहाँ पे, ये केप कैनावेरल से लॉन्च हुआ था, ठीक है। कब लॉन्च हुआ था? 2021 नहीं है ये, 2011 है, नवंबर 26, 2011 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। 2011 में लॉन्च होगी, बाद में देखिए 2012 में फिर लैंड हो रहा है, तब तो फिर बहुत अजीब बात होगी, है ना। लैंडेड इन एओलिस पैलेस इनसाइड गेल इन मार्स इन अगस्त 6, 2012। तो 2012 में कहाँ पे लैंड किया ये क्यूरियोसिटी रोवर? ये एओलिस पैलेस नाम की जगह पे मार्स के गेल में, ठीक है। इनसाइड गेल ऑफ मार्स, आप इसको गाला भी याद कर सकते, GALE, गाला हमारे जो गाल होते हैं ना, गाला ऑफ मार्स में लॉन्च किया। याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ, है ना, क्या क्या करना पड़ता है। और उसके बाद इट लैंडेड इन एओलिस पैलेस। कहाँ पे लॉन्च हुआ ये? एओलिस पैलेस। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, आप कौन सी लॉजिक लगाओगे इसको याद करने में। और ये क्यों लॉन्च किया था क्यूरियोसिटी रोवर? अब हम क्यूरियस चीज़ कर रहे हैं मार्स में, इंसान को लेके वहाँ पे बैठाना चाहते हैं, लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं मार्स में, तो है ना, बहुत क्यूरियोसिटी वाली चीज़। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए? वहाँ की जियोलॉजी क्या है? पहले जियोलॉजी आएगी, पहले वहाँ की क्लाइमेट आएगी, तभी तो आप ऑक्सीजन प्रोड्यूस करोगे वहाँ पे, तभी तो जाके आप प्लांट्स भी अगर सस्टेन कर सकती नहीं कर सकती वो आपको पता चलेगी, तभी जाके आपको वहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स क्लासिकल बहुत n नंबर ऑफ फैक्टर्स देखना है। और वो सारे फैक्टर्स किस चीज़ के बेस पे अड़ी हुई है? क्लाइमेट और जियोलॉजी। तो ये क्यूरियोसिटी रोवर भी क्लाइमेट और जियोलॉजी को पढ़ने के लिए ही नासा ने केप कैनावेरल से नवंबर 26 तारीख 2011 में भेजा था, ठीक है। और ये लैंड हुआ 2012 में
ऑफ मार्स के एओलिस पैलेस में। अब 7 न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जैसे कि मैंने बताया था आपको, पहले याद कर ही लिया होगा आपने, है ना, कुंदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये न्यूएस्ट है और सबसे लार्जेस्ट है। टोटल 7 न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं और 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। तो अब याद रख लो, है ना, सारे के सारे। कल कराकर, कल, कल यानी कि यस्टरडे, करा पर, कल करा पार, करके भी पार हो गए, कल करके पार हो गए। अब मोदी जी कल सीएम जब बने थे गुजरात के, फिर सीएम पद में अपना काम करके वो स्टेट से पार होके दिल्ली में आ गए हैं, है ना, गुजरात। तो मोदी जी से याद कर सकते हो गुजरात, कल करा पार गुजरात के हैं। और नर औरा, देखो यूपी में ना, ये एक रिलीजियस स्टेट भी बोल सकते हो यूपी को। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस, राम का अयोध्या हो गया, पता नहीं कौन कौन से मंदिर हैं वहाँ पे, तो है ना। तो ये सारे मंदिर आपके यूपी साइड में ही मिलेंगे। तो आप उसको एक होली प्लेस कर सकते हो जहाँ पे हमारे नारायण भगवान के औरा रहते हैं, है ना। तो इस तरह से याद कर सकते हो। नर औरा पावर स्टेशन कहाँ पे है? यूपी पे है। और कालापाक्कम, कालापाक्कम कहाँ है? तमिलनाडु। ये तो ऐसे ही याद हो गया, है ना। पहले आपने याद किया था कुंदलकुलम, हाँ कुंदलकुलम भी तमिलनाडु में ही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जब आपका इस्टेब्लिश हो रहा था ना, ये बन रहा था, तभी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था इसको। किसके अंडर में? अंडर फुकुशिमा के अंडर में इसको, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपोज किया था, प्रोटेस्ट हुआ था इसमें, ठीक है। अब तारापुर की बात करें तो तारापुर क्या है? एक न्यूक्लियर पावर प्लांट ही तो है। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अब तारापुर लगाने के बाद तो महाराष्ट्र तो तारों के जैसे चमकेगी, है ना। एक तो है बहुत ही पॉपुलस सा सिटी, है ना, लाइक इंडिया का टोटल मस्ट पॉपुलस सिटी नहीं है, लेकिन एक पॉपुलेशन तो है ना वहाँ पे, पॉपुलस सिटी है, बहुत ही बिजीएस्ट सिटी है ना महाराष्ट्र। तो वहाँ पे जब न्यूक्लियर पावर प्लांट लगी तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा रोशनियाँ हुई, पावर जाना बंद हो गया, पावर कट नहीं हुआ, तो तारा जैसे ही चमकने लग गए महाराष्ट्र, है ना। तो तारापुर महाराष्ट्र में। अब रावत भाटा की बात करें तो ये राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट में है। आईएएस दीपक रावत साहब तो देखे ही होंगे, है ना। वो तो है नहीं राजस्थान का, वो तो है आपके उत्तराखंड के, लेकिन फिर भी आप याद रख लो ऐसे मोटा मोटा, रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट राजस्थान में है। जब रावत सर हमारे राजस्थान में ट्रांसफ़र हो जाएंगे तब तो वहाँ पे हाँ अलग ही लेवल पे हो जाएंगे, राजस्थान है। तो रावत भाटा ये राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट, है ना। अब काइगा एटॉमिक पावर प्लांट बात करो तो इसका दूसरा नाम भी है, ये दूसरा नाम से भी पूछता है कभी कभी। इंदिरा गांधी एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पे है बताओ? ये है आपके कर्नाटका में। इंदिरा गांधी एटॉमिक पावर प्लांट का दूसरा नाम क्या है बताओ? ये भी पूछा है उसने यार। ये है काइगा एटॉमिक पावर प्लांट, काएगा, है ना, काएगा इंदिरा गांधी एटॉमिक पावर प्लांट कर्नाटका में है ये, ठीक है। अब निर्भय की बात करें तो निर्भय क्या है? एक मिसाइल है। अब एक लॉजिक का बात मैं आपसे पूछता हूँ, है ना। निर्भय जो कि एक मिसाइल है, वो लॉन्च होने के बाद इंडिया का भय क्या होगा? इंडिया का डर का लेवल क्या होगा? बढ़ेगी या घटेगी? अब खुद का मिसाइल है मेरे भाई, तो ऑब्वियसली उसका भय सब्ट्रैक्ट होगी, घटेगी, है ना। अब किस चीज़ से डरना? हमारे पास तो निर्भय मिसाइल है। पाकिस्तान की क्या कोई एक छोटी मोटी फुस्सू बम से हम डरेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, हमारे पास तो निर्भय है मेरे भाई। तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना आपके भय। तो ये किस टाइप की मिसाइल है? सब सोनिक मिसाइल है, सुपर सोनिक मिसाइल नहीं है। किस टाइप की मिसाइल है? सब सोनिक मिसाइल है। सब सोनिक मिसाइल क्यों है? क्योंकि आपके भय सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो यहाँ से आप ले सकते हो सब सोनिक मिसाइल। ये कब टेस्ट किया गया था निर्भय मिसाइल को? ये 2019 में टेस्ट किया था, ठीक है। इट वाज टेस्टेड इन 2019 और इट्स लॉन्ग रेंज ऑल वेदर क्रूज मिसाइल बाय डीआरडीओ। ये निर्भय किस टाइप की मिसाइल है? ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है। लॉन्ग रेंज याद रख लो, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज नहीं है निर्भय, इसलिए तो हम बोल रहे हैं निर्भय। अब निर्भय होके रहो, कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है। वो भी किस टाइप के लॉन्ग रेंज? ऑल वेदर, कोई भी वेदर कंडीशन हो, बारिश हो, धूप हो, है ना, बर्फ़ ही क्यों ना हो, वहाँ पे भी ये वर्क करेगी, ऑल वेदर कंडीशन। और ये क्रूज़ मिसाइल है। किसने लॉन्च किया है? इसने डीआरडीओ ने लॉन्च किया है, ठीक है। इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, तभी तो हम बोल रहे हैं निर्भय मिशन है। चाहे एरोप्लेन फ्लाइट से करो, चाहे आप
टैंक से करो, चाहे आप हाथ से ही कर लो, है ना। इट कैन बी लर्न फ्रॉम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। स्माइलिंग बुद्धा, देखो स्माइलिंग बुद्धा ये न्यूक्लियर जब टेस्ट किया गया हमारे भारत वालों ने, है ना, तो तभी इन्होंने जो ये पोखरण की न्यूक्लियर टेस्ट, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वही था, 1974 में था। आपको ये डेट भी याद रखनी है, बहुत ज़रूरी है। ये टेस्ट करने से पहले ना बहुत तंग किया था इंडिया को। किसने तंग किया था? यूएस वालों ने। क्यों? वो नहीं चाहते थे कि इंडिया एक न्यूक्लियर टेस्ट करें और एक न्यूक्लियर वेपन हो इंडिया के पास, इसलिए उन्होंने बहुत अपोज किया था। उनके पास सैटेलाइट जो था ना, वो सैटेलाइट से नज़र रखते थे कि इंडिया कोई न्यूक्लियर टेस्ट करे ना, इसलिए। और वो जासूस भी भेजते थे इंडिया में कि क्या इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट कर तो नहीं रही है, पता करो करके, है ना। तो फिर हमारे जांबाज इंडियन आर्मी ऑफिसर्स ने लेकिन ये काम करके दिखाया। कैसे करके दिखाया? सैटेलाइट का जो लैप्स होती है ना, वो 2 सैटेलाइट्स या 3 सैटेलाइट्स कुछ ऐसी थी। तो 2 सैटेलाइट्स ऐसा होता था, एक पर्टिकुलर टाइम होते थे रात के, है ना, 2 घंटे या 3 घंटे, उस टाइम पे सैटेलाइट हमारे इंडिया पे नज़र नहीं रख पाती थी, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारे आर्मी ऑफिसर्स ने वहाँ पे काम किया। फिर वहाँ पे बहुत सारे उन्होंने क्या कहते हैं उसको, कुछ गुमराह करने की कोशिश की यूएस वालों को। जब सैटेलाइट आए तो ऐसा ना पता चले कि वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट होने वाली हैं, तो इसलिए उन्होंने वाटर मैनेजमेंट का कुछ बोर्ड सा लगाया। और सैटेलाइट ने जब खींचा तो उनको, यूएस वालों को तसल्ली हुई, अच्छा वाटर मैनेजमेंट कुछ काम कर रहे हैं, इसमें ये न्यूक्लियर वेपन का कोई नहीं है इसमें लेना देना। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करके हमारे इंडियन आर्मी ऑफिसर्स ने एक न्यूक्लियर पहला टेस्ट किया पोखरण में। उसके बाद भारत में भी न्यूक्लियर वेपन आया था। और उसका नाम क्या है वहाँ पे, लाइक कोड क्या था उस टेस्ट का? उस टेस्ट का कोड था स्माइलिंग बुद्धा। इसलिए तो टेस्ट इसका कोड रखना पड़ा उस न्यूक्लियर टेस्ट का, नहीं तो हम सीधे सीधे बोल देते न्यूक्लियर टेस्ट। कोड क्यों रखना पड़ा? क्योंकि अपोज हुआ था, हम नहीं चाहते थे यूएस की इंडिया कोई टेस्ट करे न्यूक्लियर टेस्ट। अब यूरल की बात करें तो यूरल, देखो आप नाम सुनते ही, यूरल का नाम सुनते ही आप आर्टिक रीजन पे चले जाओ, पोलर रीजन पे चले जाओ। पोलर रीजन पे एक पावरफुल सा कंट्री है। कौन सी कंट्री है वो पावरफुल सा? रसिया है, ठीक है। तो रसिया ने सोचा, ये बहुत पहले की बात है, जब इसने यूक्रेन को अटैक किया था उसके पहले वाली बात है। तो उसने सोचा कि हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स तो है, लेकिन अभी कुछ काम नहीं आ रहा है ना। रसिया ने बोला हमारा मुकाबला तो अभी कोई नहीं कर सकता, हम अटैक कर देंगे तो हमारे भी इकोनॉमी में असर पड़ेगी। तो हम ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है इतने सारे हैं, इसको यूज़ करते हैं। किस चीज़ पे यूज़ करते हैं? हमारी इकोनॉमी बढ़ाने पे यूज़ करते हैं, ना कि घटाने पे। वार कर देंगे तो हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। तो इसलिए इसने सोचा कि हम ना अब बढ़ाने के लिए हम ट्रेड बढ़ाएंगे इस न्यूक्लियर वेपन के थ्रू से। तो न्यूक्लियर वेपन से उन्होंने किस तरह से ट्रेड बढ़ाए? पोलर रीजन, उनके पोलर रीजन, वो तो ऊपर रहते हैं पोलर रीजन में, है ना। तो पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती रहती है, तो वहाँ के जो ओशंस होते हैं, वहाँ के जो सीज़ होते हैं, वो भी फ्रीज़ हो जाते हैं। अब सीज़ मतलब उसके ऊपर लेयर तो फ्रीज़ होती है ना, टोटल सी फ्रीज़ ना होए तो भी। तो इसीलिए उनको नेविगेशन में बहुत प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। तो शिप्स वगैरह नहीं चल पाती ऐसे बर्फ़ में। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप बर्फ़ को अब हथौड़ा लेके मारने लग जाओ, बहुत बड़े बड़े हथौड़ा लेके भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से करोगे, ये बहुत कम्बरसम प्रोसेस है, वो भी नदी के ऊपर कब तक करते रहोगे? एक जगह पे तोड़ोगे, फिर दूसरी जगह पे आ जाएगी, फिर दूसरी जगह पे तोड़ोगे, तीसरी जगह पे आ जाएगी। तो इट इज़ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। तो इन्होंने सोचा कि यहाँ के एक रस एटॉम नाम का एक डिपार्टमेंट है रसिया का, न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी है सेंट पीटर्सबर्ग में। तो इन्होंने बनाया एक न्यूक्लियर वेपन जो फायर करने के बाद, है ना, उन्होंने इसको न्यूक्लियर जो वेपन था उनका, उसको ही कुछ इस तरह से न्यूट्रलाइज़ किया, कुछ इस तरह से उसके पावर को थोड़ा लेसन किया, थोड़ा कम किया। फिर उसके बाद वो फायर करने के बाद जो बर्फ़ है ना, सिर्फ बर्फ़ हट जाएगी। फिर उसके बाद वो बर्फ़ हटने के बाद एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, सी बन जाएगी वो, है ना। बर्फ़ से ही तो प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर उसके बाद उस सी में शिप वगैरह चल पाएगी फिर ट्रेड के लिए ईयर लॉन्ग, जब मर्जी चाहो वो नेविगेट कर पाएंगे। तो उनकी ट्रेड बढ़ी, इकोनॉमी बढ़ी। तो यही था स्टोरी उरल का। आपको नाम याद रखनी है उरल। बाद में फिर पता चला कि स्टोरी तो पता चल गई, फिर मैं थिंग ही पता नहीं चली। उरल, उरल क्या है? ये तो वही वाली बात हो गई ना, फिर रात भर रामायण पढ़ाया, फिर राम किसकी बीबी हनुमान की बोले हैं। उरल
ये आर्टिक आइस ब्रेकर है और ये न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। अंटार्कटिका आइस ब्रेकर नहीं है, कभी कभी वो कंफ्यूज कर देगा आपको, है ना। यूरल आर्टिक आइस ब्रेकर है या अंटार्कटिका आइस ब्रेकर है, तो आपको रशिया याद करना है, आर्टिक सर्कल आर्टिक आइस ब्रेकर है ये। फ्रीडम इन एग्जाइल की बात करें तो ये एक बुक है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, ये दलाई लामा साहब ने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो दलाई लामा साहब जब पहले तिब्बत में थे तो उन्होंने लिखा एक बुक, उनका फर्स्ट बुक था माई लैंड माई पीपल। तो फिर ये बुक लिखने के बाद कुछ बहुत ही गलत हुआ उनके साथ, है ना। तो उनको अपना देश, अपना तिब्बत से बाहर निकलना पड़ा, फिर इंडिया ने उनको बहुत हेल्प करी, तो वो इंडिया में रह रहे हैं अभी। तो फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा किताब फिर से लिख दिया। फर्स्ट किताब लिखा उन्होंने कौन सी लिखी, माई लैंड माई पीपल। फिर उसके बाद उनको अपने कंट्री को छोड़ना पड़ा, चाइना वालों ने बोला है माई लैंड माई पीपल, चलो निकलो यहाँ से। तो फिर लामा साहब आए, है ना। वैसे बहुत प्यारे हैं लामा साहब, मैं उनको डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनको मैसेज भी करता हूँ एंड उनसे आशीर्वाद भी लेता हूँ। लेकिन अब वो टेक्स्ट करे ना करे, मैं तो करता हूँ ना, वो अलग बात होगी फिर से। फिर अब फ्रीडम इन एग्जाइल, फिर उसके बाद उन्होंने लिखा सेकेंड बुक, क्या है सेकेंड बुक, फ्रीडम इन एग्जाइल। और उन्होंने सोचा कि अच्छा एग्जाइल हो गए हम, तो हमारे लोग एग्जाइल हो गए, तो लोगों को भी सांत्वना देनी है ना अपनी, जो तिब्बत से बाहर निकल के आए हैं। तो उन्होंने सोचा कि जो जब आप एग्जाइल होते हो ना, तो एक्चुअल में इट इज़ लाइक यू आर बीइंग फ्रीड, आप फ्रीडम हो रहे हो, आप एक तरह से अपने देश से आज़ाद हो रहे हो, सब कुछ से आज़ाद हो रहे हो, आप एक नया स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास कुछ पोजीशन है नहीं। तो उन्होंने लिखा फ्रीडम ऑफ एग्जाइल, इट वाज द सेकंड ऑटोबायोग्राफी बुक ऑफ दलाई लामा साहब, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी बात करें तो PSLV, ये PSLV क्या होती है, PSLV एक्चुअल में होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये क्या करती हैं बेसिकली, ये बेसिकली एक सैटेलाइट को कैरी करने वाली एक व्हीकल होती है, एक गाड़ी होती है। अब इसमें PSLV आपका ज़रूरी नहीं है, इसमें आपको PSLV तो हर एक व्हीकल का आगे आ ही जाएगा, ये सिर्फ व्हीकल है, मॉडल का नाम, जैसे कि एक गाड़ी जिसको भी गाड़ी बोलोगे। अब गाड़ी का मतलब कुछ भी हो सकता है, मर्सिडीज़ भी हो सकता है, टाटा सुमो भी हो सकता है, माजदा भी हो सकता है ना। तो इसी टाइप से होगी PSLV। अब मेन इंपॉर्टेंट है आपका ये C46, ये यहीं से आपका पूछेगा कि C46 कौन से सैटेलाइट को कैरी किया था इसने, C46 ने। तो आपको बोलना है रिसेट 2B सैटेलाइट, ये एक रडार इमेज सैटेलाइट थी, ठीक है। कौन सी सैटेलाइट थी, ये रडार इमेज सैटेलाइट है। और रिसेट 2B, ये नंबर भी याद रखनी है आपको, रिसेट रडार, R से रडार, I से इमेज, सैट से सैटेलाइट, रडार इमेज सैटेलाइट 2B, इसको PSLV C46 ने कैरी किया था, ठीक है। आपको ये याद रखनी है। किस तरह से याद रखोगे आप, इसमें क्या लॉजिक लगाओगे, इसमें हैं क्या लॉजिक लगाओगे। अब देखो 2 और B, अब 2 तो 2 हो गया, अब B कौन सी अल्फ़ाबेट, कौन सी नंबर में पढ़ती है, नंबर 2 में ही पढ़ती है। इन दोनों को जब ऐड कर दो तो 4 बनेगी। अब बस हाँ, और दूसरा भी लॉजिक आप लगा सकते हो यहाँ पे, ये 4 का लॉजिक तो यहाँ से निकल गई C। अब किसको देखना चाहोगे, हैं किसको देखना चाहोगे आप, रीसा, जैसे आप देख रहे हो रीसा का मतलब होता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप ये समझ सकते हो, रीसा का मतलब होता है गुस्सा करना। जब कोई लड़की या जब कोई लड़का गुस्सा करे तो देखने लायक होते हैं कि नहीं होते हैं, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है उनको देखने में, है। जब मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी कॉलेज डेज में, वैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था हमारा, तो मुझे तो बहुत पसंद था उनको गुस्सा दिला के उनको देखना, है। तो मैं तो उनको गुस्सा दिलाता ही रहता था बार बार। फिर बाद में पता चला कि गुस्सा दिलाते दिलाते ब्रेकअप भी हो गया। चलो कोई ना, याद हो गया होगा आपको, है ना। PSLV C46, तो C46 आप किस चीज़ को देखना पसंद करते हो, रिसा यानी कि रडार इमेज सैटेलाइट। और उसके बाद 46 ये 2B से आया 4 और 6 आप ऐसे याद रख लो, है ना। और कोर अलोन कॉन्फ़िगरेशन वाज फ्लोन विदाउट सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स में कोई
सॉलिड स्ट्रैप के बिना ही इसका सिर्फ कोर कॉन्फ़िगरेशन ये फ्लो किया गया था। इसमें ज़्यादा मत्था खपची करने वाली कोई बात है नहीं। आपको इसरो के साइंटिस्ट नहीं बनने वाले, आपको डॉक्टर नहीं बनने वाले, आपके मास्टर नहीं बनने वाले, है ना। आपको बनना है इंस्पेक्टर। तो बस इतना ही याद रख लो। ज़्यादा पढ़ के ज्ञान का सागर लेके प्रोफेसर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, इंस्पेक्टर नहीं बनते। तो बस इतना याद रख लो। कोर अलोन कॉन्फ़िगरेशन वाज फ्लोन। कौन से सैटेलाइट से रिलेटेड है? रिसेट टू बी। कोर अलोन कॉन्फ़िगरेशन। मेरी बीबी नहीं, गर्लफ्रेंड फ्लो हो गई, है ना। फ्लो हो गई मतलब वो चली गई मेरी लाइफ से फ्लो होके, मुझे अकेला छोड़ के। कोर अलोन कॉन्फ़िगरेशन वाज फ्लोन, क्योंकि वो फ्लो हो गई। अब कोर, आपका कोर कौन है? मैं हूँ। तो आपका कोर, क्योंकि हाँ मैं हूँ, बस इतना समझ लो, है ना। तो कोर अलोन कॉन्फ़िगरेशन वाज फ्लोन, रिसेट टू बी, यहीं से याद रख लो। विदाउट सॉलिड स्ट्रैप एंड मोटर्स। ये कहाँ से लॉन्च हुआ था? ये सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, यहाँ से लॉन्च हुआ था। ये आपको याद रखनी, ये फिर बाद में आपको आएगा, ये पूछा है एसएससी ने। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे? ये श्रीहरिकोटा में है। कहाँ पे है सतीश धवन स्पेस सेंटर? सतीश धवन स्पेस सेंटर आपका नाम सुनते ही दिमाग में आनी चाहिए। सतीश श्रीहरिकोटा सतीश, ठीक है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। एशियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर विल बी इन। एशिया का सबसे पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। डॉल्फिन मेरे भाई, डॉल्फिन बहुत ही प्यारे, बहुत ही इंटेलिजेंट वाटर एनिमल। ये पटना में, पटना के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक कॉलेज है, वो बाद में मैं बता दूंगा आपको, है ना। वहाँ पे ये इस्टेब्लिश होने वाली हैं, ठीक है। पटना में, याद रखना है आपको, पटना। डॉल्फिन एशियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे? पटना। डॉल्फिन्स को आप पटा भी सकते हो, वो है ही बहुत इंटेलिजेंट, तो आप उनको पटा के कुछ काम लगा सकते हो। आपने देखे भी होंगे वीडियोस, वो इंसानों को हेल्प करती हैं, बहुत मदद करती हैं। और ट्रेंड डॉल्फिन्स जो सर्कस में होती हैं, वो बहुत मज़ेदार ट्रिक्स दिखाती हैं, है ना। तो पटना से याद रख लो, फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL, ये किस चीज़ की है मेरे भाई? न्यू स्पेस मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि आप न्यू स्पेस से ये याद कर लो कि नया स्पेस, कोई नया ज़मीन। अब ये कोई ऐसी एजेंसी है नहीं, है ना, कि अब जाके चाइना पे अटैक कर दे, ये हमारे क्या पाकिस्तान पे अटैक कर दे, फिर उसके बाद अटैक करके अपना नया ज़मीन लेके आए, फिर उसको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बोले। इस टाइप की एजेंसी है नहीं, ये स्पेस साइंस की एजेंसी है, ठीक है। ये इसरो द्वारा संचालन किया जाता है इस इंस्टीट्यूट को। और इसको किसने इनॉग्रेट किया था? ये हाल ही में इनॉग्रेट हुआ था। ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने इनॉग्रेट किया था। इसको कहाँ पे? अब जाहिर सी बात है, नाम ही आप देख रहे हो, कस्तूरी रंगन, तो साउथ इंडिया से होंगे ना, तो बेंगलुरु से हैं वो, ठीक है। ऑब्वियसली इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर की कस्तूरी रंगन इन बेंगलुरु। अब इतने खतरनाक इंसान, इतने पावरफुल इंसान, इतने ताकतवर, इतने नॉलेजेबल इंसान इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं, तो होगी ना कोई बात न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड में। इसका मोटो क्या है अब वो जानते हैं। इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि जो भी इंडस्ट्री है ना, उसका पार्टिसिपेशन अगर स्पेस प्रोग्राम्स में आई, अगर स्पेस प्रोग्राम्स में इंडस्ट्रीज़ पार्टिसिपेट करने लग गए, तो इसरो तो कहाँ पहुँच जाएगी मेरे भाई? नासा तो कहाँ रह जाएंगे नीचे, और हमारे इसरो बहुत ही ऊपर पहुँच जाएंगे, है ना। तो हमारे बोले कि कस्तूरी रंजन साहब कि अगर इंडस्ट्री पार्टिसिपेट करें तो इसरो के फंड बढ़ेंगे, तो हम बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करेंगे। तो इसका मतलब अभी हम जितने सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे थे, उतना सैटेलाइट्स तो हम 1 महीने में ही लॉन्च कर दें, है ना। हो सकता है ऐसा, 1 महीने में ना करके 1 हफ्ते में भी लॉन्च कर सकते हैं, अगर अच्छा खासा फंड मिला तो नासा से भी बहुत ही पावरफुल बन जाएगी फिर तो हमारे इसरो। तो याद रख लो, NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का एम क्या है? ये इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहती हैं स्पेस प्रोग्राम में, और ये इनॉग्रेट किया था डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने बंगाल में नहीं, बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया था इन्होंने, ठीक है। अब मिशन शक्ति की बात करें तो शक्ति देखो भाई, शक्ति किसके पास? शक्ति जिसके पास शक्ति उसके पास ही भक्ति, है ना। तो शक्ति कब आएगी? शक्ति कहाँ से आएगी ये बताओ पहले। आसमान से आएगी मेरे भाई, सच में आसमान से ही आने वाली है शक्ति। यहाँ पे देख लो, ज़मीन से जाएगी और आसमान की कुछ चीज़ ख़त्म करके ही शक्ति मानेगी, ठीक है। ये एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। डॉक्टर हमारे कलाम साहब, APJ अब्दुल कलाम साहब ने अपने कलाम आइलैंड से इसको लॉन्च किया था, ठीक है।
और इससे क्या हमको किस तरह से शक्ति मिल सकती है मिशन शक्ति से, जो सैटेलाइट से रिगार्डिंग है। ये सैटेलाइट को ब्लॉक कर सकती है, सीज कर सकती है, बैन कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है, मिटा सकती है, तो भाग कर सकती है सैटेलाइट को। सैटेलाइट जो घूमती है आसपास, आप यहाँ से सिर्फ एक स्टार की तरह दिखते हो ना, उसी सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे हैं हम। उस सैटेलाइट को ये तबाह कर सकती है, सीज कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, बैन कर सकती है। ये टोटल इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है, कोई यूएस फ्यूएस कोई रसिया का टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारे इंडिया के है। कलाम साहब के दिमाग से निकले हुए हैं, कलाम साहब के अपने टेक्नोलॉजी हैं ये, और उनके टीम के। तो ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है बताओ। देखो, पहले जब हमारे देश न्यूक्लियर वेपन नहीं था हमारे देश में, तो भी यूएस ने कितना तंग किया था हमको कि न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करना। और उसने नज़र कहाँ से रखी थी, सैटेलाइट से ही तो रखी थी। तो अगर उस समय पे हमारे पास ये शक्ति होती, एंटी सैटेलाइट मिसाइल होती, तो क्या हम मानते हैं? तो हमको क्या छिप छिप के करना पड़ता? बिल्कुल नहीं। तो अभी हमारे पास वो शक्ति आ चुकी है ना, अभी हमको कोई नज़र रख ही नहीं सकता हमारे ऊपर है। हमारे पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। तो ये इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है, आपको बस इतना याद रखना है। मिशन शक्ति मतलब एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट कलाम आइलैंड से लॉन्च किया गया था। बाकी सब तो याद हो ही गया आपको। इंडियाज़ फर्स्ट लूनार प्रॉप, लूनार का मतलब क्या होता है, मून से रिगार्डिंग होती है। और ये चंद्रयान 1 2008 और 2009 से 2009 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया था चंद्रयान 1। चंद्रयान 2 2019 याद रख लिया आपने, अच्छी बात है। चंद्रयान 1 2008-9, आप कितने क्लास में थे जब ये चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था 2008-9 में, आप लिख के बताना है ना। 2019 में अभी कौन सी क्लास में हो। देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 दो ही चंद्रयान लॉन्च हुए हैं तब तक में। डॉक्टर अभिजीत चक्रवर्ती, देखो जब हम कॉलेज में थे ना, तो हमारे जो एचओडी थे उनका नाम भी अभिजीत सर ही था, ठीक है। अभिजीत वो हालांकि क्षेत्रीय थे, यहाँ पे अभिजीत चक्रवर्ती हैं। तो जब भी आप ये नाम देखो ना डॉक्टर अभिजीत, तो आपको याद रखनी है आज से प्रोफेसर साहब हैं अभिजीत तो हैं। तो ये कहाँ के प्रोफेसर साहब हैं, ये फिज़िकल रिसर्च लेबोरेटरी प्रोफेसर, ये अहमदाबाद में है, ठीक है। फिज़िकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं। तो इन्होंने ऐसे क्या खास काम कर दिया, प्रोफेसर तो सारे लोग होते हैं मेरे भाई, लेकिन कोई प्रोफेसर ही इस तरह से अभिजीत सर की तरह हम पढ़ पाते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक स्टार लाइक सन लाइक स्टार को डिस्कवर किया, और उसके है ना उसके अराउंड में उन्होंने एक नेपच्यून से थोड़ा बड़ा सुपर नेपच्यून और सैटर्न से थोड़ा छोटा सुपर नेपच्यून और सब सैटर्न नाम का एक प्लैनेट डिस्कवर किया है ना। मज़ेदार चीज़ भाई, प्लैनेट डिस्कवर किया है इन्होंने। टोटल कितने प्लैनेट हैं हमारे जो सन के उसमें 8 प्लैनेट्स हैं, है ना। तो इन्होंने लेकिन कुछ और ही सन लाइक स्टार को रोटेट एंड रिवॉल्व करते हुए प्लैनेट को फाइंड किया। उसको इन्होंने बोला सब सैटर्न और सुपर नेपच्यून साइज प्लैनेट अभिजीत सर ने डिस्कवर किया है मेरे भाई। अब है ही खतरनाक चीज़, मास देखो उस मैटर का, उस प्लैनेट का क्या है, 27 गुना ज़्यादा है अर्थ से। रेडियस देखो 6 गुना ज़्यादा है अर्थ से। अब इनके दिमाग भी इतना मास का है, तभी तो इन्होंने डिस्कवर किया है डॉक्टर अभिजीत सर। दिमाग भी खतरनाक हो गया है ना। अर्थ ये जो प्लैनेट 6 टाइम्स इंटू अर्थ रेडियस बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो बोलूँगा सर कि दिमाग है इतना 6 इंटू अर्थ रेडियस, और मास है 27 इंटू अर्थ। अब क्या ये रोडियो, देखो भाई रोडियो की जब हम बात कर रहे हैं तो नाम ही बता रहा है आपको, ये रोड के रिगार्डिंग कुछ है। रोड और ईओ, रोड के लिए कुछ है ना। तो आप याद कर सकते हो, ये एक तो रोड से लिंक हो रहा है और दूसरा रेडियो से भी लिंक हो रहा है ना। तो रेडियो क्या है बेसिकली, रेडियो क्या है, एक रोबोट ही तो है बेसिकली रेडियो। दिन भर बोलते रहते हैं, वहाँ के आरजेज हैं, प्रोग्राम करते रहते हैं, थकते हैं नहीं। एक थके दूसरे आए फिर तीसरे आए, कभी थकते हैं ही नहीं। उनको बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग मिलती है, ट्रेनिंग करे हुए हैं, रोज़ से वही प्रोग्राम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उनको कभी थकावट होती ही नहीं है, ठीक है। हम अगर आरजे बन के गए तो हम तो ऐसे कभी ना कर पाए हैं। तो रोडियो ये एक रोबोट है
कहाँ पे काम करती हैं ये रोड पे काम करती हैं। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया? ये पुणे ट्रैफिक पुलिस ने इंट्रोड्यूस किया। क्यों इंट्रोड्यूस किया? अब रोड में काम कर रही है तो मतलब कुछ ट्रैफिक के लिए ही काम कर रही है ना, इंट्रोड्यूस भी तो ट्रैफिक पुलिस नहीं कर रही है। तो इट स्प्रेड्स अवेयरनेस एंड मेंटेन ट्रैफिक फ्लो। ये अवेयरनेस स्प्रेड करेगी भाई, आपको ऑलवेज अलर्ट, एक्सीडेंट अवर्ट, यही सारे वहाँ पे कुछ लगी हुई होंगी, है ना, स्मार्ट स्क्रीन टाइप के, तो वहाँ पे लिखेंगी ऑलवेज अवर्ट, एक्सीडेंट अवर्ट, इस तरह से। तो ये अवेयरनेस भी स्प्रेड करेगी और ये क्या करेंगी? ट्रैफिक फ्लो को भी मेंटेन करेंगी। ठीक है, आपको ये नाम याद रखने हैं, ऐसे नहीं मज़े के लिए लिखते हैं। यहाँ पे पुणे ट्रैफिक पुलिस ने ये इसको लॉन्च किया है, ये रोडियो को। ठीक है, अब जूनो की बात करें तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जूनो जुपिटर से रिलेट कर रहा है ना। ये नासा का एक स्पेस क्राफ्ट है। हालांकि ये क्या है मेरे भाई, ये स्पेस क्राफ्ट है। किसकी स्पेस क्राफ्ट है? ये नासा की स्पेस क्राफ्ट है जूनो। ठीक है, नासा ने स्पेस क्राफ्ट क्यों लॉन्च कर दिया ये जूनो? कि जूनो जुपिटर से जैसे रिलेट कर रहा है जूनो, तो ऑब्वियस सी बात है ये जुपिटर को स्टडी करने जाएगी ना। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, है ना। और इसको क्यों लॉन्च किया था? जुपिटर स्टडी करने। जुपिटर में क्या स्टडी करनी है? जुपिटर में जाके आईएएस बननी है क्या? है इस रोबोट को, इस स्पेस क्राफ्ट का आईएएस बनाना है कि जुपिटर में जाके पढ़ा के फिर क्या स्टडी करवानी है इसको? ये नासा के इसको स्टडी करनी है वहाँ पे जाके ग्रेविटी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और पोलर मैग्नेटोस्फेयर्स, ये सब स्टडी करने के लिए इसको भेजा है। ठीक है, क्या स्टडी करने के लिए भेजा है? ग्रेविटी फील्ड। ये ग्राफिटी लिखा हुआ है, ये वी होगी, है ना। ग्रेविटी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटी फील्ड, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी स्टडी करेगी एंड पोलर मैग्नेटोस्फेयर्स भी स्टडी करेगी है। ठीक है, याद रख लो, इसमें कोई लॉजिक लगाने की बात है नहीं, दिमाग की बात है इसमें। अब एक्साइटोनियम, नाम सुनते ही एक्साइटोनियम यानी कि बहुत ही एक एक्साइटेड सी फीलिंग आ रही है। आपको नहीं आ रही होंगी लेकिन ये एलिमेंट बहुत एक्साइटेड है। ठीक है, एक्साइटोनियम आपको भी एक्साइट करेगी अगर आएगी पास में तो है। ये न्यू फॉर्म ऑफ मैटर है, ये 2017 में डिस्कवर किया गया था। ठीक है, न्यू फॉर्म ऑफ मैटर, दिस एक्साइटोनियम वाज डिस्कवर्ड इन 2017 एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस। देखो, कोई बंदा कब एक्साइट हो सकता है? कब एक्साइट होगा कोई भी बंदा? अगर वो सुस्त है, लाइक सुस्त नहीं, अगर वो शारीरिक टर्म्स से हेल्दी है ना, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, वो कोई बीमार नहीं है, अगर कोई इल नहीं है, तभी तो वो एक्साइटेड हो सकती है। नहीं तो कोई एक बीमारी से बंदे को लेके आओ, उसके सामने डांस करो, गाना बनाओ, बजाओ, जो मर्जी करो, वो कभी भी एक्साइटेड होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो है ही बीमार। तो एक्साइटोनियम को किसने डिस्कवर किया था? यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस। इलिनॉइस, वो इल है ही नहीं, इलिनॉइस। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो, कितना मज़ेदार चीज़ है। और किसके थ्योरी पे इसने डिस्कवर किया? यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस ने। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस ने कि हेल्पर सर की थ्योरी से ही हेल्प करी है। हेल्प ही तो कर रहे हैं वो बर्ट हेल्पर साहब, उसका एक्चुअल नाम है बर्ट हेल्पर साहब, हेल्प ही कर रहे हैं। थ्योरी दी 1960 में, तभी जाके यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस ने ये एक्सटोनियम मटेरियल को डिस्कवर किया 2017 में। वो भी देखो कितना टाइम गैप है, 1960 में आई थी थ्योरी, डिस्कवर हो रहे हैं 2017 में। वो भी पहले से ही थ्योरी दे रखे हैं, हेल्पर साहब ने हेल्प कर रखे हैं, बट हेल्पर ने बिना थ्योरी के डिस्कवर करके दिखाओ कोई भी मैटर, तभी मानेंगे हम, है ना। और सेल की बात करें तो सेल क्या है? सेल, आपको सेल नज़र आ रहे होंगे, है ना। सेली वर्ड सुनते ही आपको सेल जो ओशंस में मिलते हैं ना, वो सेल, लेकिन उससे इसका कोई लेना देना है नहीं। ये एक रोबोट है सेली, आपको सिल्ली बना के चली जाएंगी, ये रोबोट है सेली रोबोट। ये रोबोट है, ये क्या करेंगी? ये हॉरर स्टोरीज लिखेंगी। किस टाइप की हॉरर स्टोरीज लिखेंगी? ये आपको बहुत ही डरावना स्टोरीज सुनाती हैं। कहाँ से सुनाती हैं? इसमें अंदर कहाँ से आ गई इतनी दिमाग कि वो अपने हॉरर स्टोरीज बनाने लग गई? ऐसा नहीं है कि ये खुद से स्टोरी बनाती हैं, ये कहाँ से स्पुक करती हैं, कहाँ से स्पाई करके बताती हैं? ये रेडिट
और हॉरर स्टोरीज में से ये मिक्स कर के बना के खुद की हॉरर स्टोरीज बना देती हैं आपको, ठीक है। ये AI बेस्ड रोबोट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट है, और इसका नाम याद कर लेना है आपको, सिली। ये आपको वास्तव में आपको सिली बना के चली जा रही हैं, है ना। ये MIT मीडिया लैब प्रोड्यूस्ड, ये पूछा जा चुका है, MIT मीडिया लैब, ये याद रखनी है आपको। किसने बनाया था सिली को? MIT मीडिया लैब ने बनाया था सिली को, और ये 1,40,000 पीसेस ऑफ रेडिट हॉरर से हॉरर स्टोरीज पढ़ती हैं, बनाती हैं, ठीक है। अब न्यू प्लैनेट्स अराउंड केपलर 90, ये गूगल और नासा दोनों ने ही बताए थे, है ना, कि हमने प्लैनेट डिस्कवर किया है करके। प्लैनेट मतलब इन्होंने नहीं, ये केपलर एक टेलीस्कोप होती हैं, ये नासा ने लॉन्च किया था 2009 में। कब लॉन्च किया था केपलर टेलीस्कोप? 2009 में लॉन्च किया था केपलर टेलीस्कोप। तो 2009 में जब केपलर टेलीस्कोप लॉन्च हुई थी ना, तो वहीं से उसी टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा खींचा और डेटा भेजा, है ना। तो गूगल और नासा ने अनाउंस कर दिया 2 न्यू प्लैनेट्स अराउंड केपलर 90, केपलर 80 एंड केपलर 90, केपलर 80G एंड केपलर 90G। और ब्रह्मदेव, ये हमारे भारत के मिसाइल है, और ये लॉन्च कहाँ से लॉन्च हुआ था? ये सुखोई Su-30 MKI से 2017 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। आपको ये याद रखनी है कब लॉन्च हुआ था। ये नया लॉन्च हुआ है, इसलिए ये बहुत हाईलाइट में चल रही है आजकल, है। अभी तो पुराना होने वाली है, नए बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं मिसाइल्स। ये ब्रह्मोस मिसाइल है, ये 2017 में लॉन्च हुआ है। किसने लॉन्च किया है इस ब्रह्मोस को? किसने लॉन्च किया है इस ब्रह्मोस को? इसरो ने तो नहीं किया होगा, है ना भाई। ऑब्वियसली DRDO ही लॉन्च करेगी इस टाइप के मिसाइल्स। तो ये सुखोई Su-30 MKI से लॉन्च हुआ था। कहाँ से लॉन्च हुआ था? सुखोई Su-30 MKI से लॉन्च हुआ था, ठीक है। आपको ये याद रखनी है कहाँ से लॉन्च हुआ था ये ब्रह्मोस? सुखोई Su-30 MKI से। अब लुसिफरेज एंजाइम की बात करें तो लुसिफरेज एंजाइम क्या करती हैं? लुसिफरेज एंजाइम ये बायोलॉजी वाले बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये लेटेस्ट डिस्कवरी है बायोलॉजी में, एक रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी भी बोल सकते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट है लुसिफरेज एंजाइम। ये लुसिफरेज एंजाइम बायोटेक में हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इससे क्या कर सकते हैं हम? आपने वो देखा होगा फायरफ्लाइज, गाना भी सुना होगा, फायरफ्लाइज वाले हैं। तो ये फायरफ्लाई जो रात को ग्लो करती हैं ना, वो क्यों ग्लो करती हैं? ये बेसिकली इसी एंजाइम की हेल्प से, लुसिफरेज एंजाइम की हेल्प से ही वो ग्लो कर पाती हैं। अगर ना रहेगी लुसिफरेज एंजाइम तो ना रहेगी ये हमारे फायरफ्लाइज की चमक, है ना। तो सिमिलरली साइंटिस्ट ने सोचा, आप कितने क्लेवर माइंडेड होते हैं साइंटिस्ट, कितना एक्सप्लॉइट करते हैं एनिमल्स को। तो उन्होंने सोचा, एक्सप्लॉइट नहीं करते, आपके लिए अच्छे काम करते हैं, है ना। तो उन्होंने वो पर्टिकुलर जीन निकाला, लुसिफरेज एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन, उसको निकाला। फिर उसको उन्होंने इंजीनियर करा, फिर उसको उन्होंने बैक्टीरिया में, है ना, बैक्टीरिया में या फिर कोई भी उनके ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया ही होते हैं बेसिकली, वहाँ पे डाला। फिर वहाँ पे डालने के बाद उन्होंने PCR किया। फिर PCR करने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बस इतना याद रख लो कि उन्होंने फिर से वो एंजाइम बना लिया, जीन निकाल के फिर से वो लुसिफरेज एंजाइम बना दिया। फिर लुसिफरेज एंजाइम बनने के बाद वो खुद ग्लो होने लग गई, है ना। वो ग्लो कब होगी? जब रेस्पिरेशन प्रोसेस, ऐसा क्या बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो प्रोसेस जब होगी तभी वो ग्लो होगी। तो उन्होंने ग्लोइंग बैक्टीरिया बना दिया बेसिकली, ठीक है। तो उन्होंने सेम जीन को जब प्लांट्स में डाला, तो प्लांट्स में डालने के बाद क्या हुआ? प्लांट्स ग्लो करने लग गई रात को। एंड एट द सेम टाइम इसी तरह से यही टेक्नोलॉजी लगा के पहले एक पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन भी बनाया गया था, उसका नाम है बिटी कॉटन। बिटी कॉटन में एक इंसेक्ट का जीन निकाल के उन्होंने, एक बैक्टीरिया का जीन निकाल के उन्होंने प्लांट में डाल दिया। तो जब वो कोई इंसेक्ट आके वो प्लांट को खाएगा ना, तो वो बैक्टीरिया का जो जीन है वो उस इफेक्ट करना शुरू कर देगी, क्योंकि वो बैक्टीरिया का जीन वहाँ पे उसका प्लांट में ही कुछ इस तरह का एंजाइम बना रही होती हैं। वो एंजाइम जब इंसेक्ट खाएगा तो इंसेक्ट के स्टोमक में परफोरेशंस होएंगी और इंसेक्ट वहीं पे मर जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से लुसिफरेज एंजाइम भी काम करते हैं। हालांकि ये मारने के लिए नहीं, ये शो के लिए हैं। और ये फिश में भी इंसर्ट करके रात को ग्लोइंग वाली फिश बना सकते हैं आप, किसी भी चीज़ बना सकते हैं। ग्लोइंग वाली बिल्ली भी बना सकते हैं आप, उनकी आँख रात को ग्लो वैसे भी करती हैं। लुसिफरेज एंजाइम लगा देंगे तो बहुत ही खतरनाक
खतरनाक दिखेंगे हैं। और इसी तरह मैं आपको एक और चीज़ बता ही देता हूँ, जैसे कि IIT के स्टूडेंट हूँ, आप इसके ऊपर तो मैं बताऊँ तो 12 घंटे का लेक्चर भी दे सकता हूँ, लेकिन बस इतना ही, ये लास्ट एक चीज़ बता दे रहा हूँ मैं आपको। जो पोलर रीजन्स में जो फिश होते हैं ना, वो कुछ इस तरह से अडाप्टेड होते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा 0 डिग्री सेंटीग्रेड में तो नहीं, लेकिन फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी वो रह पाते हैं, उनको कोई असर नहीं होता उस चीज़ का। एट द सेम टाइम आप देखो कश्मीर में जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे टमाटर के आपने हालत देखे, काले काले हो जाते हैं वो, बर्फ़ उन सबको वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है नेगेटिवली। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम इस मछली वाली जीन निकाल दें, और जीन निकाल के पर्टिकुलर जीन, सारे जीन्स नहीं, सारे जीन्स निकालोगे तो फिर टमाटर से है, कल पता चला कि टमाटर नहीं मछली बन रही है टमाटर से। तो फिर उन्होंने वो पर्टिकुलर जीन जो कि मछली को प्रोटेक्ट करते हैं पोलर रीजन्स में, वो निकाल के टमाटर में लगा दिया। तो टमाटर फिर क्या हो गई, टमाटर रेजिस्टेंट हो गई बर्फ़ से। अब वो टमाटर मछली की कैरेक्टर लेने लग गई और बर्फ़ से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा उसको। और इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ड्रॉबैक आई, कि आई इसमें थोड़ा सी स्मेलिंग, कुछ टाइप की एंजाइम बनी, वो थोड़ा टेस्ट पे इंटरफेयर, ठीक है। अब एस्पायर नाम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म आपको याद करना ज़रूरी है। ये एडवांस्ड सुपरसोनिक पैराशूट इन्फ्लेशन रिसर्च एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। एस्पायर क्या है, ये कोई प्रोग्राम नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट का नाम है। ये एडवांस्ड सुपरसोनिक आपको याद करनी है, ए से एडवांस्ड, एस से सुपरसोनिक, पी से पैराशूट इन्फ्लेशन रिसर्च एक्सपेरिमेंट। ये क्या है कि एक्चुअली टेस्ट सुपरसोनिक पैराशूट विच हेल्प्स इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में हेल्प करती हैं, ये सुपरसोनिक पैराशूट को टेस्ट करती हैं, टेस्ट सुपरसोनिक पैराशूट, है ना। अब ये मार्स रोवर मिशन टू लॉन्च इन 2020 टू डिप्लॉय 6 व्हील्ड व्हीकल ऑन मार्टियन सर्फेस टू स्टडी रॉक्स। ये याद रखनी है आपको, मार्स रोवर मिशन टू लॉन्च इन 2020, अब लॉन्च हो चुका होगा, नहीं कोविड की वजह से शायद ये पोस्टपोन्ड हो गई होगी, है। टू डिप्लॉय 6 व्हील्ड व्हीकल्स, 6 व्हील्ड व्हीकल्स को मार्टियन सरफेस में, यानी कि मार्स के सरफेस में क्यों उतारा जा रहा है, टू स्टडी रॉक्स। ये मार्स के बारे में ना आपको सब कुछ चार्ट डालना है, ये बहुत हाईलाइटेड प्लानट है, ठीक है। इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं अभी। तो इट इज़ रिलेटेड टू मार्स 2020 मिशन। एस्पायर इज़ रिलेटेड टू विच मिशन, मार्स 2020 मिशन। ये क्या है एस्पायर का फुल फॉर्म, एडवांस्ड सुपरसोनिक पैराशूट इन्फ्लेशन रिसर्च एक्सपेरिमेंट। ये मार्स मिशन से रिलेटेड है। 6 व्हील्ड व्हीकल्स मार्टियन सरफेस में रॉक को स्टडी करने जाने वाली थी, ठीक है। अब कुन लॉन्ग की बात करें तो कुन लॉन्ग क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्फीबियस एयरक्राफ्ट। अब एम्फीबियस एयरक्राफ्ट मतलब क्या है, एम्फीबियस मतलब एक ऐसा एयरक्राफ्ट है ना जो दोनों जगह पे लैंड में भी उतर सकती है, पानी में भी उतर सकती है, उड़ तो हवा में ही उड़ेगी, है ना। तो ये एम्फीबियस वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है। हालांकि अभी एक एयरक्राफ्ट था वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट, कौन सी है, अभी वो रहा नहीं, यूक्रेन का था वो एयरक्राफ्ट, चाइना वालों ने चाइना ने, रसिया वालों ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। आपको उस एयरक्राफ्ट का नाम याद होना ज़रूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एम्फीबियस वर्ल्ड का लार्जेस्ट एम्फीबियस एयरक्राफ्ट से भी इंपॉर्टेंट वो है, रिसेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया उसको। अभी कौन सी लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट बने उसका बाद, वो भी याद रख लेना आपको, है ना। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्फीबियस एयरक्राफ्ट मेड बाई चाइना, रियल नेम इज AVIC AG600, ठीक है। अब आदित्य L1, ये फर्स्ट इंडियन सोलर मिशन बाय 2020। आदित्य ये घाम से रिलेटेड नाम है ना, आदित्य L1। तो ये फर्स्ट इंडिया का एक पहला सोलर मिशन है 2020 में। इस मिशन को इन्होंने लॉन्च किया था। ये क्यों किया था, ये कहाँ पे, ये किस चीज़ के लिए करे थे, ये हमारे इंडिया वाले क्या करना चाह रहे हैं, एक सैटेलाइट को घाम के सोलर स्टडी के लिए ना, घाम के ये जो लैग्रैंगियन पॉइंट होती है वहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। और इंडियन साइंटिस्ट्स दे वांट टू पुट दिस सैटेलाइट in Lagrangian point of sun, so for this reason they launched this mission, solar mission, that was Aditya L1, ठीक है। अब सार्स 15, अब ये कोई व्लादिमीर पुतिन नहीं है, ये सार्स 15 है और ये इंडिया से रिलेटेड है ना, ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। और ये 14 सीटर 14 सीटर पैसेंजर एयरक्राफ्ट है और इसको डिस्कवर किया था CSIR NAL ने, ठीक है। ये NAL नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है।
किसने डिस्कवर किया था? ये CSIR NAL ने डेवलप किया। ये SARS-15 क्या है? ये है ये पैसेंजर 14 सीटर पैसेंजर एयरक्राफ्ट है और ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। फिर से SARS-15 क्या है? ये एक एयरक्राफ्ट है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बनाया गया CSIR नाल ने, और ये 14 सीटर पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, अब गोल्ड एंड आइकन, ये 2 मिशंस है। ये मिशंस है, गोल्ड एंड आइकन कोई भी ऐसे वैसे बात नहीं है, ये मिशंस है। ये क्या किस टाइप के मिशंस है? ये आयनोस्फीयर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आयनोस्फीयर क्या है मेरे भाई? आयनोस्फीयर एक हमारे एयर के ही ऊपर में एक लेयर है। ठीक है, एक लेयर है, और वो लेयर क्या करती है, किस टाइप की लेयर है वो, हालांकि ये बाद में हम पढ़ेंगे इसको डिटेल्स में, सभी लेयर कौन सी लेयर में टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होती हैं, कैसे डिक्रीज होती हैं, वो सारे वीडियोस हम बाद में देखेंगे, है ना। अभी बस इतना याद रख लो, आयनोस्फीयर को स्टडी करने के लिए 2 मिशन निकाला गया है। उस मिशन का नाम है क्या क्या? उस मिशन का नाम है गोल्ड एंड आयरन। ठीक है, 2 मिशन का नाम क्या क्या है? गोल्ड एंड आयरन ने आइकन। ठीक है, गोल्ड सुन बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है ना, इसलिए गोल्डन आइकन हवा में जाके रिसर्च कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, गोल्डन आइकन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंबसन रिसर्च सेंटर, तो ये हम दूसरी क्लास में से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंबसन रिसर्च सेंटर, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे ही 50 मिनट का होने वाला है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।